Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to my FB family for this live session on the occasion of World Physiotherapy Day. My name is Dr. Smruti Sorte, and I am the Chief Consultant and founder of Vatsala Wellness, a multi-speciality physiotherapy clinic. So all of you know that I am a physiotherapist by passion and profession, and I'm practicing since last 14 years. So to tell about something about my clinic, it's Vatsala Wellness is located in Thane at two locations. एक हमारा ब्रांच राम मारुति रोड पे है जिसको अभी ही 12 साल हुए हैं, और हमारा दूसरा ब्रांच है गोडबंदा रोड पे जिसको 10 साल होने वाले हैं। और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी होती है कि वत्सला वेलनेस इज थाने's फर्स्ट मैट्रिक्स रिदम थेरेपी क्लिनिक। सो इन सालों में हमने करीबन 50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, एंड वी आर हैप्पी टू शेयर कि ये पेशेंट्स को हमने हील किया है और उनके लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में दोबारा भेजा है। सो ये जो हमारा थोड़ा ग्लिच हुआ था, अभी हमें 10 मिनट पहले चालू करना था लेकिन वो हम कर नहीं पाए। ये ऑफलाइन से ऑनलाइन आने के लिए जो हमने सीखा है, जो हमने खुद पे बदलाव किया है, इस पे जो एरर्स आए वो हमारे एरर्स आपको दिखे होंगे। हमने आपके लिए एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बनाया था ताकि हम देख पाए कि कैसे हमारे हम जो बात कर रहे हैं वो हम आपको कुछ स्लाइड में बता पाए, लेकिन वो हम आपको बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है अच्छे से। सो ये जो ऑफलाइन की दुनिया से हम ऑनलाइन आए हैं, ऑफलाइन में तो हमने अराउंड 10-12 साल क्लिनिक में ही काम किया है, लेकिन ऑनलाइन कोविड ने हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है, वो है ऑनलाइन की दुनिया। पहले हम लोग सिर्फ ऑनलाइन रहते थे, ऑफलाइन रहते थे। ऑनलाइन कैसे पेशेंट्स ट्रीट करना, ये थोड़ी हमेशा दिक्कत रहती थी, लेकिन अभी ऑनलाइन में हम लोग सिर्फ थाने में नहीं है फ्रेंड्स, और हम लोग सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, वी हैव रीच्ड ग्लोबली। आई एम सो हैप्पी टू टेल कि हमारे पेशेंट्स कनाडा, दुबई, सिडनी, पपुआ न्यू गिनिया और मेलबर्न में हैं। और हमने सोचा कि ये पेशेंट्स को हम आमने सामने नहीं मिल सकते हैं, तो कैसे हम इनको मिले, कैसे हम अपना जो नॉलेज है या हमारा जो पैशन है फिजियोथेरेपी, उससे हम लोग उनको कैसे हेल्प करें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपना YouTube चैनल निकालेंगे। हमारे YouTube का चैनल का नाम है डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो। जब हम फैमिली फिजियो ये कॉन्सेप्ट सोच रहे थे तो हमने सोचा फैमिली फिजियो क्यों, कुछ और क्यों नहीं, वत्सला वेलनेस क्यों नहीं। सो तब हमें रियलाइज हुआ कि एक घर पे हम लोग सिर्फ किसी एक इंसान को ट्रीट नहीं करते हैं, एक दिन के बच्चे से लेके तो 100 साल के बुजुर्ग तक हम ट्रीट करते हैं। सिर्फ मसल पेन तक दोस्तों फिजियोथेरेपी लिमिटेड नहीं है, फिजियोथेरेपी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइडन हो गया है। इसलिए वत्सला वेलनेस ने ये डिसाइड किया कि डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो करके हम ये चैनल का नाम देंगे। और इस चैनल को बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले हैं। बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि बहुत सारे लोग जो है जिनको फिजियोथेरेपी की छोटी छोटी बातें नहीं समझती थी, जिनको पता नहीं था कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, आज उनको पता चल रहा है कि हम उनको कब कब और कहाँ कहाँ मदद कर सकते हैं, कौन से पेन के लिए वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं। सो ये हुआ हमारा YouTube चैनल के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube में डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो टाइप कीजिए और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सो हम बात करेंगे अभी, आज फिजियोथेरेपी डे है, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन हम लोग इस दुनिया में आए, हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट है, और ये दिन हमारे लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए
एक बर्थडे से कम नहीं है फ्रेंड्स। जैसे हमारा बर्थडे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक माइलस्टोन होता है, वैसे वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे भी हमारे लिए एक माइलस्टोन है। सो मैं आपके साथ कुछ बेसिक बट कुछ क्रिस्प और बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। तो फिजियोथेरेपी क्या होता है, हम यहाँ से चालू करते हैं। सो फिजियोथेरेपी जो है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस। हम लोग पेशेंट एग्जामिनेशन से लेके असेसमेंट, उसके बाद वो असेसमेंट के बाद पेशेंट को क्या हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन, फिजिकल थेरेपी का, फिजियोथेरेपी का एक फिजिकल डायग्नोसिस होता है वो, फिर उसके बाद हमारा फिजिकल डायग्नोसिस के बाद उस पेशेंट के लिए हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसका प्लानिंग कैसे करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, वो सब फिजियोथेरेपी में आता है। सिर्फ यही नहीं फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपी में कुछ लाइफ सेविंग मेजर्स भी आते हैं जो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी द्वारा आईसीयू में देते हैं। मैं और एक बार ये बात कहना चाहूंगी कि लाइफ सेविंग मेजर्स पिछले साल कोविड ने हम सबको हिला के रख दिया था, और तभी मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जिसको फिजियोथेरेपी देने के बाद वो पेशेंट्स के लाइफ सेव हुआ है। सिर्फ एक म्यूकस प्लग, अगर मैं आपको बताऊं, म्यूकस प्लग मतलब आपका बलगम, आपका कफ अगर किसी के छाती में अटक जाए और उस छाती में अटकने के बाद नीचे हवा नहीं जाए तो फिर वो लंग कोलैप्स हो सकती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको आईसीयू में इसी चेस्ट फिजियोथेरेपी के साथ वो सब क्लियर कर सकता है, आपके लंग को बचा सकता है। और इसी से हमारा जो सदियों पुराना पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन है वो इस कोविड में ट्रेंड किया, वो कोविड में हिट किया। लेकिन फ्रेंड्स, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, दिस स्पेशलिटी इज नोन फॉर years, फॉर decades। लेकिन कोविड में हम लोग आ गया है, हमारा इम्पोर्टेंस पता चला लोगों को, और उसके लिए हम डेफिनेशन जो काउंसिल ने हमें दी है फिजियोथेरेपी की, उसमें सदियों से लाइफ सेविंग मेजर चेस्ट फिजियोथेरेपी बोला गया है। और हम लोग सिर्फ यही नहीं करते, एक्सरसाइजेस, फिजिकल कोई एजेंट्स, कोई डिवाइसेस, अल्ट्रासाउंड, कुछ मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन करके हम लोग पेशेंट के लिए प्लान बनाते हैं, और उसी से हम उनका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन भी करते हैं। सो फिजियोथेरेपी ये एक प्रिवेंटिव चीज है, ये एक क्यूरेटिव चीज है, एंड पैलेटिव भी प्रोफेशन है। सो प्रिवेंशन से लेके क्योर करने से लेके तो पैलेटिव, जब आपको कुछ करके नहीं होता है, बेड रिडन हो जाते हैं, तभी भी हम लोग आपको फिजियोथेरेपी देते हैं। सो जैसे मैंने बोला है हम आपके फैमिली फिजियो है, वैसे एक दिन से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक हम आपको ट्रीट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ तकलीफ हो, सो जरूर जो आपके पहचान में रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट है, आप उनको जरूर पूछिए कि क्या वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं और वो एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उनको पता रहेगा कि दिस इज नॉट माय केस, और वो बराबर आपको उस एक्सपर्ट के पास रेफर करेंगे, उस एक्सपर्ट को सजेस्ट करेंगे जिसका आप केस है। सो ये हुआ छोटे में व्हाट इज फिजियोथेरेपी। अभी इंपॉर्टेंट चीज है, हु इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, हु इज अ रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर। सो जब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, आजकल बहुत सुनने में आता है कि 6 महीने का डिप्लोमा, 6 दिन का डिप्लोमा, 15 दिन का डिप्लोमा। सॉरी, डिप्लोमा बहुत बड़ी चीज हो गई, वर्कशॉप में बोल सकती हूँ आपको। ऐसे भी करके लोग फिजियोथेरेपी देते हैं। अगर आप ऐसे फिजियो से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, सो आई वॉन्ट टू पुट अ रेड फ्लैग ओवर हियर कि ये गलत है। दे आर नॉट रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर्स। अभी क्या लगता है रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर बनने के लिए? सो वो है एक डिग्री लगती है। डिग्री होती है हमारी 4.5 साल की। यस, आपने सही सुना, 4.5 साल की हमारी डिग्री होती है।
और ये डिग्री आप कभी भी नहीं कर सकते। 11th-12th में अगर आपने साइंस ये सब्जेक्ट चूज किया है, उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसके बाद आपका फिजियोथेरेपी में एडमिशन होता है कोई भी रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज में। जब आप ये डिग्री लेते हो तब आपकी वो वैलिड रहती है। एंड 4 साल पढ़ने के बाद, फर्स्ट ईयर में नॉर्मल अपना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का पढ़ने के बाद, मतलब शरीर का एक एक हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में भी हम लोगों को इंटेंसिव ट्रेनिंग होता है, हमें सब्जेक्ट्स MBBS के इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि अगर एक डॉक्टर आपकी जान बचाता है तो एक फिजियोथेरेपिस्ट उस जान में जान लाता है। वी मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग फ्रेंड्स। इसीलिए ये सब्जेक्ट्स हम डिटेल में स्टडी करते हैं, और सिर्फ हम ये सब्जेक्ट्स डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं, हम लोग अपने भी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। इस कंडीशन में आपको फिजियोथेरेपी देनी चाहिए या नहीं, उसके लिए हमें वो कंडीशन स्टडी करनी पड़ती है, उसका पैथोमैकेनिक्स स्टडी करना पड़ता है, उसमें कौन सी दवाइयाँ यूज करते हैं वो स्टडी करना पड़ता है, वो दवाई का क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है ये स्टडी करना पड़ता है, और तब जाके एक फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान आउट करता है। हमें इतना इंटेंसिव ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाके हम एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कोई लोग करते हैं। फिजियोथेरेपी डिग्री 4.5 साल की है फ्रेंड्स, स्पेशलाइजेशन उसके बाद 3 साल का या 2 साल का होता है। जो मैंने किया था बहुत सालों, इट हैज बीन अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मेरी डिग्री 3 साल की थी, अभी वो 2 साल की है, लेकिन स्टिल इट इज अगेन अ डिग्री ऑफ 2 years आई हैड डन फॉर 3 years। ये सब फिजियोथेरेपी का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप जब तक काउंसिल के साथ रजिस्टर नहीं करते, तब तक यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर। यू कैन नॉट स्टार्ट योर प्रैक्टिस until and unless you are registered। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रजिस्टर्ड हो। ये मेरा लाइफ डेफिनेटली मेरे फिजियो कलीग्स, मेरे पेशेंट्स एंड बहुत ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको शायद मैं पहचानती नहीं, लेकिन मेरा काम है आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, आप उनकी वो डिग्री देखिए, आप देखिए क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या सही में उन्होंने आपकी हर एक सेल के बारे में पढ़ा है, क्या उनको सच्ची में पता है कि फिजियोथेरेपी ये क्या होता है और फिजियोथेरेपिस्ट के रोल क्या है। मैं आपको कुछ ही टाइम में बताने वाली हूँ कि फिजियोथेरेपी ये कौन कौन से ब्रांचेस में होती है, लेकिन उसके पहले मैं आपको इस फिजियोथेरेपी डे के उपलक्ष्य में बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हैं, या फिर जो कुछ भी नहीं है लेकिन वो फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। हमारे पास जो असिस्टेंट होते हैं उनको भी नॉलेज होता है कुछ साल हमारे साथ काम करने के बाद कि ऐसे फिजियोथेरेपी देनी है, ऐसे एक्सरसाइज देनी है, लेकिन दे आर नॉट अलाउड टू असेस द पेशेंट इन द फर्स्ट हैंड। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाइए। मैं इस टॉपिक में बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आज ही हमारे काउंसिल ने, महाराष्ट्र स्टेट फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन ने बहुत सारे जगहों पे आर्टिकल्स डाले हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर पे, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आ रहा है, ट्रेंड हो रहा है कि बोगस फिजियोथेरेपिस्ट या वैकरी ये बंद होना चाहिए। आप लोगों को भी पता है अगर कोई फील्ड ऊपर आती है या फिर कुछ चीज अच्छा बनना चालू होता है सो उसको डुप्लीकेट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। सेम थिंग हमारे फील्ड में भी है, लेकिन हमारा काम है आपको बताना कि प्लीज चेक द डिग्री, प्लीज चेक द रजिस्ट्रेशन, बिकॉज उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन आपके हेल्थ को फर्क पड़ सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू आर taking your treatment from a registered physiotherapy practitioner। So when we are talking about this, I'll shortly post the notice of today's article on my Facebook page, लेकिन तब तक
मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी के ब्रांचेस क्या है। सो जब हम फिजियोथेरेपी के बारे में बात करते हैं उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। सिर्फ मसल पेन या इंजरी ट्रीट करना हमारा मकसद नहीं होता है। हमारा मकसद होता है आपको सर से लेकर पाँव तक ट्रीट करना, आपके ब्रेन को ट्रीट करना। इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं और ये ब्रांचेस कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ। न्यूरो फिजियोथेरेपी, अगर मैं न्यूरो फिजियोथेरेपी बात कर रही हूँ तो एनीथिंग रिलेटेड टू द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऑफ योर बॉडी, उसमें एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको। पैरालिसिस हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया जो हम बेल्स पाल्सी बोलते हैं, पार्किंसन हो गया, जीबीएस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, पेरिफेरल नर्व इंजरी हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये सब चीजें, ये सब जो कंडीशंस है ये न्यूरो फिजियोथेरेपी या स्पेशलिटी में आते हैं। फिर हुआ कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी। कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी जो अभी ट्रेंड हो रहा है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, कार्डियक रिहैबिलिटेशन। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन मतलब अगर आपके लंग में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है एंड वो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन to maintain your quality of life it is very important to have pulmonary rehabilitation। आपकी quality of life maintain रहेगी और आगे के डैमेजेस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको कोविड ही देना चाहूंगी। कोविड में लोगों को सिम्टम्स नहीं थे, फिर भी उनको तकलीफ हुई और उनको सिर्फ ब्रेथलेसनेस से तकलीफ नहीं हुई है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स को बैक पेन, नेक पेन, एक अनएक्सप्लेनेबल वीकनेस था, लेकिन उनको समझा नहीं, उनको कोविड होके गया। सो जब हम आपको फिजियोथेरेपी देते हैं, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, हम आपके सिर्फ लंग्स को नहीं देखते हैं, हम आपके बाकी के मसल्स को भी देखते हैं कि उनमें स्ट्रेंथ कैसा है, उनका एंड्योरेंस कैसा है। सो अगर आपने से किसी को कोविड हुआ होगा, हॉस्पिटल में जाने के बाद आपने देखा ही होगा कि आपका एक 6 मिनट वॉक टेस्ट किया जाता था और उसके बाद आपका प्रोग्राम डिसाइड किया जाता था। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बारे में, सो मैं सिर्फ लंग्स पे फोकस नहीं करूंगी। आवर फोकस इज होलिस्टिक बट आवर गोल इज टू हैव इम्प्रूवमेंट इन योर लंग फंक्शन। सो इसी तरीके से है कार्डियो फिजियोथेरेपी, कार्डियो या कार्डियक रिहैबिलिटेशन। बाईपास के बाद, वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद, यहाँ तक कि पेस मेकर लगाने के बाद, मैं आपको सिर्फ मेजर ऑपरेशंस बता रही हूँ। इसके बाद फिजियोथेरेपी लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको वो 1.5 महीना आपकी दवाई खाना इम्पोर्टेंट है। बाईपास होने के बाद जैसे आप ब्लड थिनर्स लेते हैं, वाल्व रिप्लेसमेंट होने के बाद जैसे आप ब्लड थिनर्स लेते हैं, आप ये कभी भी नहीं भूलते कि ब्लड थिनर लेना चाहिए, कि आप ये नहीं सोचते कि नहीं आज नहीं लेता हूँ। उसी तरीके से आपको बाईपास होने के बाद, आपका ऑपरेशन होने के बाद एक्सरसाइज करना जरूरी है। आपको जरूरी है कि आप उतना कार्डियक एंड्योरेंस रखें, आप उतना मसल स्ट्रेंथ रखें, और ये चीज आपको सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट गाइड कर सकता है उस बारे में कि कैसे आपका प्लानिंग रहे। सिर्फ वॉक को जाना ये एक्सरसाइज नहीं है फ्रेंड्स, उसको कैसे करना उसका तरीका है। अगर मैंने आपको बताया कि मुझे दाल बनाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर दाल तड़का बना रही हूँ या दाल फ्राई बना रही हूँ या दाल मखनी बना रही हूँ, हर एक चीज की रेसिपी अलग होती है। इसी तरीके से कार्डियक रिहैबिलिटेशन एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, इसके सेट प्रोटोकॉल होते हैं और वो हर एक पेशेंट के हिसाब से बदलते हैं। मुझे कोविड हुआ, मैंने फिजियोथेरेपी ली, वही मैं कॉपी पेस्ट किसी और को नहीं कर सकती। वो चीज आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को पूछ के ही करनी चाहिए। सो ये हुआ हमारा कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी के बारे में। फिर है ऑर्थोपेडिक। अभी सबको लगता है हम लोग ऑर्थोपेडिक कंडीशन ही ट्रीट करते हैं, लेकिन ऑर्थोपेडिक में भी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ मसल पेन इंजुरी नहीं, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के बाद, कुछ रोड एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आप जब पहली बार उठ रहे हैं बेड से, तब एक फ्रोजन शोल्डर से लेके नेक पेन, हिप पेन, बैक पेन, हील पेन,
टेलबोन पेन, आप एक हड्डी का नाम लीजिए, मैं आपको बता सकती हूँ कि हम आपको ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। और इससे अलग है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, जहाँ पे हम लोग एथलीट्स को, हम स्पोर्ट्स पर्सन को ऑन फील्ड ट्रीट करते हैं। वो फील्ड में जाने के बाद चौका मारेंगे या छक्का मारेंगे, ये कैसी फिजियोथेरेपी उनको मिली है वो डिसाइड करेगा। आपको अगर पता नहीं होगा तो पीवी सिंधु अपने खुद फिजियो लेके गए थे फील्ड पे, एंड दैट फिजियो वाज विथ हर फॉर 24 आवर्स बिकॉज शी नीड्स दैट, शी नीड्स टू कीप अप फिट. So because of that, she was able to get a medal for India, and of course she is very good. She is very good in her field. But to maintain that, हर एक अच्छी चीज को मेंटेनेंस लगता है, और वो मेंटेनेंस जो है she knew कि एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको दे सकती है. So ये हमारा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के बारे में हुआ. वुमेन्स हेल्थ, वेरी वेरी नेग्लेक्टेड फील्ड. प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद में, ऑस्टियोपोरोसिस, हिस्टेरेक्टोमी. हिस्टेरेक्टोमी मतलब अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाए और यूट्रस निकालना पड़ा तो उसको हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं. ये सब चीज़ें वुमेन्स हेल्थ में आती हैं, और बहुत कम लोग उसके बाद फिजियोथेरेपी लेते हैं. मैं इसमें आपको एक ही एग्जांपल दूंगी. प्रेगनेंसी. आई एम अ मदर ऑफ 2 boys, and for my 2 deliveries, right from day 1 of my recovery, मैंने एक्सरसाइजेस की हैं. एक्सरसाइजेस, रनिंग, वॉकिंग, नो. इट स्टार्ट्स विद मसल एक्टिवेशन. मेरे पेल्विक फ्लो के जो मसल्स हैं, जहाँ से एक बेबी बाहर आता है, वो मसल्स ट्रेन करने से हमें स्टार्ट करना पड़ता है. अपने प्रेगनेंसी को, अपने पोस्ट डिलीवरी बॉडी को लाइटली मत लीजिए. जितना इम्पोर्टेंट आपका बेबी आपके लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपकी वो प्रेगनेंसी बॉडी है, जो आपको बाद में सिर्फ वेट लॉस के लिए आप यूज करते हैं. वेट लॉस करना ये मकसद नहीं होता है. मकसद होता है स्ट्रेंथ बढ़ाना, इंड्योरेंस बढ़ाना, और सबसे पहले बढ़ाना होता है आपकी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथ. पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथ एक बहुत निग्लेक्टेड एरिया है, और females after their 40 and 45 they complain of having incontinence of urine, of having back pain. I have patients who say me, डिलीवरी के वक्त बैक पेन स्टार्ट हुआ और अभी तक बैक पेन है. Their child is about to get married, friends. इतने साल फीमेल्स अपना पेन खींचते हैं. Why tell me? Go to a physiotherapist, seek help. It will not take more than 2-3 sessions to know about your health. आपके कंडीशन के हिसाब से आपके फिजियोज आपके सेशंस डिसाइड करते हैं, बट the most important thing is you need a physiotherapist when you deliver. A woman needs a physiotherapist, and we have the specialty known as women's health. So, and उसके बाद में हमारा जीड्रेटिक फिजियोथेरेपी. जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं. बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मोबिलिटी कम हो जाना, फॉल हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, इनकंटिनेंस होना. इसके लिए एक अलग ब्रांच होती है. कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन एक अलग ब्रांच है. पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी भी अलग ब्रांच है. फ्रेंड्स, डिलेड माइलस्टोन, बच्चा सर नहीं पकड़ रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, क्लब फुट है, ऑटिज्म है, प्लीज गो टू योर फिजियोथेरेपिस्ट. सो एक फिजियोथेरेपिस्ट, आपको मैंने थोड़े ब्रांचेस बताए, इतने सारी चीजों में आपको हेल्प करते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो टू अ रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर, एंड व्हेन यू गो टू अ रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर, दे विल लेट यू नो हाउ दे कैन हेल्प. So this was a little about branches of physiotherapy and scope of physiotherapy. इस कोविड ने हमें ये सिखाया है कि कैसे हम ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, और कोविड में ही इस फिजियोथेरेपी डे पे हमारा थीम है लॉन्ग कोविड रिहैबिलिटेशन. इसलिए हमने सोचा इस लाइव सेशन में क्यों ना हम आपके साथ पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में बात किए. पल्मोनरी फाइब्रोसिस बहुत सारे कोविड पेशेंट्स में इनिशियली देखा गया कि
उनको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, लेकिन बाद में जैसे HRCT निकालते गए वैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुआ है, वो पता चला। पल्मोनरी फाइब्रोसिस ये टॉपिक आपके साथ डॉक्टर अनुपमा लेने वाले हैं, लेकिन उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। अगर आप कभी गिर जाते हैं और आपके घुटने को लग जाता है तो घुटने पे एक स्कार आता है, और वो स्कार जो है वो अंदर के स्किन को भी टाइट करता है। सो अगर लंग्स में कोविड हुआ था तो उसके बाद लंग्स के अंदर का जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, वो टाइट हो जाता है। अगर वो बहुत टाइट हो जाता है, उसमें और कोई चेंजेस आते हैं, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं। So this is about pulmonary fibrosis. Dr. Anupama is going to put more light on that and show you some very small but very important exercises so that आप घर बैठे ये कर सके. Over to Dr. Anupama. Hello everyone, good afternoon. So I am Dr. Anupama Bhagwat and I work as a consultant physiotherapist at Vatsala Wellness Physiotherapy Clinic. And I am here to talk about pulmonary fibrosis and its correlation to COVID-19. तो हम सब ने पल्मोनरी फाइब्रोसिस काफी बार ये नाम सुना है, खासकर कोविड के इस मुश्किल समय में। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस मतलब एग्जैक्टली क्या? व्हाट इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस? पल्मोनरी फाइब्रोसिस ये एक ग्रुप ऑफ डिसीजेस है जो लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अभी हमारे लंग्स का मुख्य काम क्या है? वो ये है कि गैसियस एक्सचेंज, यानी कि सांस की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अंदर भर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक एक्सक्रीटरी या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर छोड़ना। तो इस प्रक्रिया को अफेक्ट करता है, बिकॉज लंग्स को अफेक्ट करता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और हमारे लंग्स में अंगूर जैसे छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिनमें खून का प्रवाह, रक्त प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, उस गैसियस एक्सचेंज ठीक हो इसीलिए। और वो छोटे अंगूर जैसे सैक्स को कहेंगे एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई वो साइट्स होते हैं जहां ये गैसियस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेन देन होती है, और एल्वियोलाई इसमें उपयुक्त होते हैं। अभी पल्मोनरी फाइब्रोसिस में लंग्स का जो टिश्यू है और एल्वियोलाई का जो टिश्यू है, एल्वियोलर टिश्यू एंड लंग्स के टिश्यू को हम कहेंगे लंग पेरेन्काइमा। तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वो जो लंग का टिश्यू है वो थिक हो जाता है और उसका स्कारिंग हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ही डॉक्टर स्मृति ने हमको कहा कि अगर हम फर्ज कीजिए हम चल रहे हैं और हम गिर पड़े और हमको उसके वजह से चोट आई, उस चोट से खून बहा, तो वो जब जख्म होता है वहां, तो उसके ऊपर एक दो दिन में कवरिंग चढ़ जाता है, जैसे मेडिकल लैंग्वेज में हम स्कैब कहते हैं। तो वो स्कैब के नीचे हमारे बॉडी के नॉर्मल हीलिंग प्रोसेसेस चालू हो जाते हैं और वो स्कार जैसे हो जाता है। उसको हम लोग मराठी में वो स्कैब को खपली भी कह सकते हैं। तो वो स्कार जैसे आ जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का स्कारिंग हमारे लंग के टिश्यू में यानी लंग पेरेन्काइमा में दिखाई पड़ता है। और पल्मोनरी फाइब्रोसिस अभी जाहिर सी बात है, अगर वो लंग्स के टिश्यू को अफेक्ट कर रही है, उस टिश्यू की इलास्टिसिटी को अफेक्ट कर रही है, मतलब वो गाढ़े हो जाते हैं, टिश्यूज जाड़े थिक हो जाते हैं और उनका इलास्टिसिटी कम हो जाता है। तो अगर वो लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लंग्स का जो मुख्य फंक्शन है, जो काम है, उसमें भी दिक्कत हमको आने वाली है। और वो काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। इसी वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस के सबसे कॉमन सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है? वो है सांस लेने में तकलीफ या मुश्किल होना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम डिस्निया कहते हैं। डिस्निया यानी ब्रेथलेसनेस इन लेमन लैंग्वेज। खांसी, ना जाने वाली खांसी होना, और थकावट। अभी थकावट ये शब्द इस पर्टिकुलर कंडीशन में इम्पोर्टेंट क्यों है? ये नॉर्मली हम पूरे दिन काम करने के बाद जो थके हारे लौटते वो वाली थकावट नहीं है। छोटे से छोटा काम हो, लिटरली एक काउच के ऊपर से उठ के मैं किचन में जा रही हूँ, इतना जो चलना होता है, उतने चलने की वजह से भी वो पेशेंट को इंटेंसली थकावट लगती है। और ये थकावट क्यों लगती है? हम कोई भी जब भी काम करते हैं तभी हमको एनर्जी का जरूरत होता है, और वो एनर्जी हमको कौन प्रोवाइड करता है? मस्कुलर फोर्स, जो हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं, जिन्हें मराठी में स्नायु कहते हैं,
वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो जब भी काम करेंगे, तभी हमसे काम होता है, क्योंकि वो हमको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ऑब्वियसली अगर मसल्स हमारे बॉडी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो उनको भी ऑक्सीजन का उतना ही जरूरत होता है। और पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लंग का जो टिश्यू है उसमें प्रॉब्लम होता है, तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी, जो हमारे लंग की एयर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। इसका मतलब हमारे मसल्स को भी इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो उसकी वजह से मसल्स आर ऑक्सीजन डिप्राइव्ड, उनमें वो ऑक्सीजन नहीं जाता, जिसकी वजह से हमको कॉन्स्टेंटली थकान लगती है। तो लक्षण है उनको ट्रीट करके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो भी उसको दिक्कतें आ रही है पेशेंट को, वो कैसे ठीक किया जाए, तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पे हम जरूर काम कर सकते हैं। और उसमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम सिम्टम्स के ऊपर काम करेंगे। अभी सिम्टम्स हम देख चुके हैं, लक्षण क्या क्या है। ब्रेथलेसनेस है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ है, खांसी है, थकावट है। तो हम लोग पेशेंट को सही तरीके से सांस कैसे ली जाए, आपको एक्चुअली यकीन होगा नहीं, जिनमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस नहीं है वो सब भी काफी बार गलत प्रकार से सांस लेते हैं। आइडियली हम जब भी सांस लेते हैं तभी हमारा पेट फूलना चाहिए, ना कि हमारी छाती। छाती तो हमें नॉर्मली ऊपर नीचे होती ही है, लेकिन अंदर तक सांस जाने को हमारा पेट आगे होना चाहिए। और बहुत जन गलत तरीके से सांस लेते हैं। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस में ऑब्वियसली सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उनको ठीक तरीके से सांस कैसे ली जाए ये बताया जाता है। वो जो खांसी जैसी फीलिंग होती है या फिर बलगम ठीक से नहीं निकाल पा रहे, वो कैसे निकालनी है, वो भी फिजियोथेरेपी में बताया जाता है। और जब भी थकावट लगे तो वो कैसे ओवरकम करके छोटी से छोटी चीजें और छोटे से छोटे काम बिना थके ठीक तरीके से सांस लेके आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी फिजियोथेरेपी में सिखाई जाती है। फिजियोथेरेपी का एक कॉर्नर स्टोन जिसे हम कहते हैं, फाउंडेशन, स्पेशली पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। पल्मोनरी इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हम लंग्स के रिलेट करके यूज करते हैं। और रिहेबिलिटेशन मतलब उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो कोविड पेशेंट्स में, नॉट जस्ट कोविड पेशेंट्स, ओवरऑल जब भी हम कार्डियो फिजियोथेरेपी के बारे में बात करते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी, उसमें पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसका सबसे बड़ा कॉर्नर स्टोन है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप सबने पेपर के आर्टिकल्स में भी पढ़ा होगा कि ये एक लाइफ सेविंग मैन्यूवर एक्चुअली पाया गया जब भी फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट्स को बता रहे थे कि आपको इस तरीके से सांस लेना है, आपको एंग्शियस यानी कि नर्वस नहीं होना है, रिलैक्स होके इस तरीके से सांस लेना है, तो ये एक लाइफ सेविंग मेजर प्रूव होगा। अभी आपने वापस आर्टिकल्स में भी पढ़ा होगा, एक ऐसे मशीन दिखाया होगा आपको, जिसे हम स्पाइरोमीटर कहते हैं, इंसेंटिव स्पाइरोमीटर कहते हैं। और वो टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री कहते हैं। वो तो अभी अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, लेकिन ये एक फिजियोथेरेपिस्ट सदियों से यूज कर रहा है फॉर हिज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और फॉर हर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये एक कॉर्नर स्टोन है हमारे पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल का। और ऐसे कई सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। तो उसके अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अभी नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये नाम ही आपको बताता है सेगमेंटल। सेगमेंट मतलब एक पर्टिकुलर बड़े चीज का छोटा हिस्सा। तो सेगमेंटल ब्रीदिंग में हम एक पर्टिकुलर लंग का हिस्सा जिसमें हवा नहीं पहुंच रही, वहां हवा कैसे पहुंचानी है, ये हम बात करते हैं। और ऐसे कई सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, जिनमें कुछ प्रकार ऐसे है कि अपाइकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लैटरल कोस्टल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये तीनों भी मैं आपको थोड़ी देर में डेमोन्स्ट्रेट करूंगी ही, लेकिन ये तीन सबसे कॉमन और बेसिक हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कितने भी बेसिक हो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस है। और मैं ये तीन इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि दीज थ्री, ये तीनों भी एक्सरसाइजेस आपके लंग्स का मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर करने वाले हैं। और जब भी आप एक्सरसाइजेस की बात करें, अभी तो बिकॉज आई एम अ रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट, मैं आपको ये सब डेमोन्स्ट्रेट कर ही दूंगी, लेकिन आप ये सिर्फ तीन मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, लेकिन उनको करने से पहले आपको डेफिनेटली ये केयर लेना है कि आप एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट को जाके पहले कंसल्ट करें कि क्या ये एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ।
क्योंकि ऐसे बहुत बार हो सकता है कि वो एक्सरसाइज आपके इस कंडीशन के सूटेबल नहीं है। तो आपको एकदम केयर लेना है कि आप रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए और पूछे। तो मैं आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेफिनेटली जो सबसे बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। और ये इतने आसान एक्सरसाइजेस है कि वो आप घर बैठे खुद पे कर सकते हैं। आपको कोई भी टूल की, किसी भी बाहर से खरीदे हुए चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका शरीर और आपका टाइम, आपका समय, इसी चीज की जरूरत है ये तीनों एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये एक्सरसाइजेस है अपाइकल ब्रीदिंग जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और लैटरल कॉस्टल ब्रीदिंग। अभी अपाइकल ब्रीदिंग आप कैसे करेंगे? अपाइकल ब्रीदिंग ये जो टर्म है ये आया है एक शब्द से जिसका नाम है अपेक्स। अभी अपेक्स मतलब कौन से भी चीज का ऊपरी हिस्सा। तो हमारे लंग्स यहाँ होते हैं। तो अभी अपाइकल ब्रीदिंग मतलब लंग्स का जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपर का सेगमेंट है, उसको फुलाना। वो आप कैसे करोगे? आपके दोनों हाथ, आपका जो कॉलर बोन है ना, ये देखो, यहाँ का जो हड्डी होता है ये, उसके नीचे आप यहाँ रखोगे, इधर आपके हाथ आप रखो। और आपको क्या करना है, जहां मैंने मेरे हाथ रखे हैं वो हिस्सा आपको सांस लेके फुलाना है। और सांस कैसे आप लोगे? दीर्घ, एकदम गहरी सांस आप लोगे, दीर्घ श्वास जिसे कहते हैं मराठी में, गहरी सांस लोगे। और सांस लेने के बाद आप उस सांस को 5 सेकेंड के लिए पकड़ के रखोगे। ये पकड़ के क्यों रखना होता है? जब भी हम सांस अंदर लेके पकड़ के रखते हैं, दैट एंश्योर्स वो ठीक से सांस पूरे सब टिश्यूज में फैल जाए। इसके वजह से हम वो सांस पकड़ के रखते हैं। तो और जब भी आप सांस छोड़ोगे तभी आपको तीनों भी एक्सरसाइज में, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज का जब भी हम बात करते हैं तो आप छोड़ोगे पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करके। अभी पर्स्ड लिप ब्रीदिंग मतलब क्या? हम जब भी कोई भी गर्म चीज है, चाय पी रहे हैं, चाय की कटोरी को हम चाय को कैसे कंट्रोल्ड वे में फूंक मारते हैं बाहर छोड़ने के लिए, हम ऐसे नहीं करते ना, हम कंट्रोल्ड छोड़ते हैं। तो वैसे ही आपको सांस बाहर छोड़नी है। तो मैं आपको अपाइकल ब्रीदिंग अभी बताती हूँ। मैंने मेरे हाथ यहाँ रखे कॉलर बोन्स के ऊपर और थोड़े से नीचे, और मैं ये हिस्सा फुला रही हूँ अभी। ये करने के वक्त मैं जब भी सांस पकड़ के रख रही हूँ उसका स्पीड इतना होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ये आप मन में गिन सकते हो इस स्पीड से, ताकि वो हवा सब जगह सर्कुलेट हो जाए। और ये अपाइकल ब्रीदिंग ऐसे किया जाता है। तो आपने जब भी हाथ रखा, आपके हाथ ऊपर और बाहर की तरफ आने चाहिए। इसका मतलब अच्छे से वो अपाइकल ब्रीदिंग हो चुका है। अभी दूसरी एक्सरसाइज जो मैं बता रही हूँ उसका नाम है लैटरल कॉस्टल ब्रीदिंग। लैटरल कॉस्टल ब्रीदिंग अब जब भी मैं अभी दिखाऊंगी, उसके अंदर एक और हिस्सा है जिसे कहेंगे प्री इंस्पिरेटरी स्ट्रेच। हम जब भी सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहते हैं। प्री यानी इंस्पिरेशन के पहले, और स्ट्रेच मतलब रेजिस्टेंस देना। तो प्री इंस्पिरेटरी स्ट्रेच नाम का एक मनूवर है, नाम का एक एक्सरसाइज है जो हमको इस एक्सरसाइज में भी करना है। तो हम ये एक्सरसाइज लैटरल कॉस्टल ब्रीदिंग कैसे करेंगे? लैटरल कॉस्टल ब्रीदिंग के लिए हमारे हाथ हम हमारी जो आर्मपिट्स है उसके थोड़े से नीचे ऐसे रखेंगे, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ और नीचे की तरफ, ऐसे ये फैशन में। ये मैंने रख दिया। अभी आपको क्या करना है, पहले तो पूरी तरीके से सांस बाहर छोड़नी है, और सांस लेने के जस्ट पहले आपको अंदर की तरफ आपकी जो रिब्स है उनको हल्का सा प्रेस करना है, और यहाँ जहां मैंने हाथ रखा है वो हिस्सा आपको फुलाना है आपकी सांस। जब भी मैं वो अंदर स्ट्रेच दे रही हूँ और सांस भर रही हूँ, तभी सांस भरने के टाइम पे वो स्ट्रेच आपको छोड़ना है। वो एक बहुत छोटा विंडो पीरियड है जिसमें आपने सांस पूरी तरीके से बाहर छोड़ी है और नई सांस ले रहे हो, उसी पीरियड में आपको वो स्ट्रेच देना है। तो आपको फील होगा कि ठीक है, मैंने एक सांस के लिए वैसे प्रेस किया। जब भी आप दूसरी सांस लोगे तभी आपको खुद फील होगा कि आपका जो रिब केज है
आपका जो ये चेस्ट कैविटी है वो ज्यादा एक्सपांड हो रहा है। तो ये जो है ये फैसिलिटेशन जैसे, ये फीडबैक जैसे भी काम करता है कि मेरा पहले अगर इतना एक्सपांड हुआ तो और एक्सपांड हो रहा है, इसका मतलब मेरी पूरी चेस्ट कैविटी में अच्छे से एयर सर्कुलेट हो रहा है। एंड लास्ट एक्सरसाइज इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो हमारा जो डायफ्राम है वो प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पिरेशन है, यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं वो मुख्य मसल है जो काम करना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोला, हमारा पेट आगे और अंदर तो जाता नहीं है क्योंकि हम गलत तरीके से सांस लेते हैं। तो हमारे गले के सारे मसल्स जो है वो काम करने लग जाता है, इसीलिए हमें यहाँ जब भी हम प्रेस करते हैं तो वो दर्द होता है। आइडियली ये मसल्स काम नहीं करने चाहिए, पर वो फिर भी काम करते हैं क्योंकि हम ठीक से सांस नहीं ले रहे। तो ठीक से सांस कैसे ले, उसके लिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होता है। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के लिए आपको एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठना है। कोशिश करें कि आपका ऊपर का हिस्सा टॉर्सो और आपके बाकी नीचे वाले बॉडी पे 45 डिग्रीज अराउंड एंगुलेशन हो। वो नहीं हुआ तो आप पिलो से वो बना सकते हैं। बेसिकली आपको रिलैक्स रहना है। ये आपको कंधे ऐसे ऊपर या फिर गर्दन ऐसे एकदम सिकुड़ी हुई नहीं रखनी है, एकदम रिलैक्स। आपका एक हाथ आपके पेट के आगे के एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जिसे कहते हैं, पेट पे आप रखोगे और आपको एक गहरी सांस अंदर भरनी है, जिसके कारण आपका जो हाथ है वो बाहर की तरफ और ऊपर चला जाए। सो आपको बेसिकली इसे कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो ये सही तरीका हुआ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने का। ऐसे मैंने कहा वैसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, लेकिन ये बहुत ही छोटा हिस्सा है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये अगर आपको बहुत एंग्शियस फील हो रहा है, नर्वस फील हो रहा है, तो भी आप कर सकते हैं ताकि आप काम डाउन हो। ओके, सो पल्मोनरी फाइब्रोसिस और उसका रिहैब ये था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर अनुपमा। ये हमने बहुत कम इसमें लेकिन बहुत अच्छे से जाना कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है, और एक्चुअली कोविड के बाद जब पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की क्यों ज़रूरत होती है। सो अभी जो कोविड में हमारे फ्रेंड्स वर्क फ्रॉम होम थे एंड वर्किंग फॉर होम भी थे, हमारे हाउस वाइफ्स भी, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ बैठने से कितनी तकलीफें होती है और वो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके लिए आप कौन सी बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताने वाले हैं डॉक्टर सिद्धि। एंड वो आपको बराबर बताने वाले हैं कि आप अपना वर्क एंड अपना होम दोनों भी कैसे मैनेज कर सकते हैं इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। ओवर टू डॉक्टर सिद्धि। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धि है। मैं वत्सला वेलनेस की एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अभी आज हम एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कोविड वायरस की तरह बहुत दुनिया भर में फैल चुका है, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। ये आप सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लेने के बाद में कई लोगों ने अभी ऑफिस ज्वाइन कर भी लिया होगा, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो हम पहले एक सर्वे से स्टार्ट करते हैं। मतलब ये वर्क फ्रॉम होम की कंसेप्ट इतनी ज्यादा फैल गई थी कि इंडिया के एक लीडिंग एमएनसी ने एक सर्वे किया है, जिसके मुताबिक उनके सारे ब्रांचेस के जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है, उन्होंने उनका स्टैटिस्टिकली डेटा निकाला कि किस किस को कौन सी फिजिकल या मेंटल हेल्थ इलनेस है, और उसमें ऐसे पाया गया है कि 80%, जी हाँ 80% से ज्यादा लोगों को इधर एक नेक पेन, कमर का तकलीफ या फिर कोई और एक फिजिकल हेल्थ इशू है। इसमें से उन्होंने जो नंबर्स निकाले थे दैट आर वेरी एम्बैरेसिंग, एंड दैट इज 67% ऑफ द पॉपुलेशन को से ज्यादा लोगों को उनको कमर की तकलीफ पाई गई है, whereas 87% ऑफ द पॉपुलेशन आर हैविंग नेक पेन इश्यूज। अभी हमारे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो पहले हमारे पास में आते थे एंड बोलते थे कि हमारा कोविड के पहले जो पेन था वो ऑन एंड ऑफ रहता था। मतलब हम कोई एक्टिविटी ऐसी कर ले कि थोड़ा सा पेन डिग्रेस हो जाता था, कम हो जाता था, बट जब से हमने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किया है उसके वजह से हमारा पेन आइदर एक मतलब स्टैग्नेंट लेवल पे है या फिर वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी इसका रीजन क्या है, मतलब ये किस वजह से इस तरीके से हो रहा है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज प्रोलॉन्ग सिटिंग।
मतलब अभी रिसर्चर्स ऐसे भी बताते हैं कि हमारा जो सिटिंग है, प्रोलॉन्ग सिटिंग इज ऑलमोस्ट कंपेयर टू अ स्मोकिंग, विच इज वेरी मीन लाइक बहुत एडिक्शन बन गया है। अगर हम बहुत देर बैठे रहे तो हमारे सिर्फ कमर में या गर्दन में तकलीफ नहीं होगी, बट ये जो तकलीफ है ये बहुत हमारे कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ सफोकेटिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत देर बैठे तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम बैठते हैं तो हमारा बॉडी एक इनएक्टिव फेज में चला जाता है। हम थोड़ी देर जो काम कर रहे हैं विच आर नॉट ओनली इन सिटिंग, वी आर नॉट स्टैंडिंग, या फिर हम ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी को जो है वो मूवमेंट मिल सके। इसके लिए जब हम मूवमेंट में नहीं आते हैं या हम बहुत देर सिटिंग में बैठते हैं तो हमारा सर्कुलेशन जो है उसका थोड़ा सा लेवल हैम्पर हो जाता है। ये हैम्परिंग की वजह से हमारे हार्ट को और ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करना पड़ता है, एंड इसी के वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। और इसका और एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि ओबेसिटी, दैट इज मोटापा क्यों आता है? तो क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, हमारी पचन की जो क्रिया है, उसकी गतिविधि में थोड़ी सी रुकावट हो जाती है। इसके वजह से हमारा जो फैट है वो डाइजेस्ट नहीं होता, एंड ये ही चांसेस है कि इसमें ओबेसिटी के रेट ज्यादा हो गए हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन जिसके वजह से ओबेसिटी अभी भी और बढ़ती ही जा रही है। और हमारा सेकेंड मोस्ट रीजन आता है कि जब भी हम कोविड के पहले काम करते थे, आपने मतलब आपका ऑफिस आज जो है वो 9 to 5 था, लिमिटेड होता था। बट अभी जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, सो 12 घंटे 14 घंटे भी ऐसे आपको लगेगा कि कम पड़ रहा है। अभी ये सिटिंग की वजह से क्या होता है कि अगर आप अपने बॉडी को इतनी एक्शन में डाल रहे हो तो ऑब्वियसली द बॉडी इज गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ रिएक्शन, एंड वो दर्द जो है या जो मसल स्टिफनेस है वो आपको उस तरीके से फील होने लगता है। हमारा जो थर्ड एंड मेन रीजन है कि मतलब आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो और आप घर पे काम कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। भले ही आप वर्क स्टेशन को उस तरीके से डिजाइन कर लो, बट देयर आर सम प्लस माइनस चेंजेस दैट यू नीड टू डू सो एज टू मेक आवर पोस्चर स्टेबल। आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो आपके पास एक अर्गोनॉमिक चेयर यूजुअली आती है। अर्गोनॉमिक चेयर से क्या होता है कि आपका जो बैक का पोस्चर है वो नॉर्मल हमारे नेक पे, हमारे थोरैक्स पे एंड हमारे लोअर बैक को पूरा सपोर्ट में रखता है। बट जब हम ये घर पे करने का ट्राई करें तो हम आइदर काउच पे बैठते हैं या डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठते हैं, और कोई लोग बेड पे भी बैठ जाते हैं। तो हम धीरे धीरे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम भले ही सीधे हो, मतलब इरेक्ट पोजीशन में बैठे हो, बट जैसे आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, ऑटोमेटिकली हमारे पोस्चर में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि हमारा चिन जो है वो आगे की तरफ झुकना लगता है, एंड हमारे शोल्डर्स भी राउंड हो जाता है। उसको हम नॉर्मल फिजियोथेरेपी लैंग्वेज में स्लाउच्ड पोस्चर बोलते हैं, या फॉरवर्ड हेड पोस्चर एंड राउंडेड शोल्डर्स। इसके लिए भी हम थोड़े से टिप्स आपको जल्दी ही बताएंगे कि हाउ टू रिड्यूस दैट, या हाउ टू रिड्यूस द प्रेशर विच इज कमिंग ऑन टू द मसल्स। अभी ये सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन में ही नहीं पाया गया है, बट ये जो हमारी हाउसवाइफ्स है उनमें भी पाया गया है। मतलब आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे कि जब सब काम हम कोविड के टाइम पे घर से कर रहे थे, हमारी हाउस मेड्स भी नहीं आ रही थी, तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट द हाउसवाइफ्स आर गोइंग टू हैव एट दैट टाइम। They have to do the work of their house also. They have to keep the kitchen running. एंड प्लस उनके जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज है वो तो उनको करने ही रहते हैं। तो कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट दुगना तिगना प्रेशर के साथ में वो काम कर रहे होंगे। सो अबाउट दिस होल पीरियड ऑफ कोविड, अबाउट 1.5 to 2 years से उनके ऊपर जितना, उनके मसल्स के ऊपर कितना लोड आ रहा होगा ये आप इमेजिन कीजिए। और ये अभी हमारे जो हाउसवाइफ है, इट इज नॉट द ओनली पॉपुलेशन, बट अभी जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स अभी स्कूल से, कॉलेजेस से या ट्यूशन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन या कोई टैबलेट डिवाइसेस से अभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। बट इसका भी अगर आप देखें, उनका मतलब आप अनकॉन्शियसली भी अगर उनको देखें या आप उनके रूम में थोड़ा सा झांक ले तो आपको पता चलेगा कि कौन से पोजीशन में वो पढ़ रहे हैं। जब वो स्टार्टिंग 9 बजे उनके लेक्चर से करते हैं तो वो सीधे रहते हैं, बट जैसे जैसे 12 बज गए, 12:30 बज गए, वो धीरे धीरे अपने काउच में ढीले ढीले नीचे होते जाते हैं। तो दैट इज द मेन रीजन कि जिसके वजह से उनका ना ही सिर्फ कमर पे या ना ही सिर्फ नेक पे, ओवरऑल बॉडी पे भी उसका असर पड़ता है। अभी हम जानेंगे कि कोई मतलब ये सारी चीजें तो है ही, बट इसके वजह से क्या तकलीफ हो रही है एंड इसके वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। उनका एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ टर्म है विच इज कॉल्ड एज अ टेक्स नेक सिंड्रोम। टेक्स नेक सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा चिन आगे की तरफ और शोल्डर्स आगे की तरफ जाता है तो हम झुक जाते हैं। हमारा ऑलरेडी हमारा जो हेड है उसका वजन हमारे जो नेक पे आ रहा है, इट इज ऑलमोस्ट इन सम LBs ऑफ प्रेशर,
बट आप जितना ज्यादा झुके उतने ही दुगने से या तिगने टाइम से वो प्रेशर धीरे धीरे अंदर बढ़ता जाता है। तो इफ यू आर स्ट्रेनिंग योर नेक मसल्स एट दैट मच रेट, उतना ही ज्यादा प्रेशर आपके बैक के ऊपर भी आ रहा है एंड उससे ज्यादा आपके धीरे धीरे कमर के भी मसल्स वीक होने लगते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट द नेक पेन, आवर होल बॉडी इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दैट्स वाई जब भी आपको नेक पेन होता है धीरे धीरे अगर आप उसकी एक्सरसाइजेस ना करें तो वो अपर बैक पे शिफ्ट होने लगता है, अपर बैक से हाथों में आ जाता है। The symptoms of this broad term, that is the text neck syndrome, I like कि आपको पेन तो होता ही है, there is muscle stiffness, neck का upper back का muscle stiffness हो जाता है, muscle tightness basically either आप बहुत देर तक सुबह से लेकर शाम तक अगर आप एक्टिविटी करो तो आपको रात को महसूस होगा when you go to your bed, या फिर जब आप सुबह उठते हो, उठने के बाद में the first symptom is मैं हिल नहीं पा रहा हूँ बेड से बिकॉज द मसल इज गेटिंग लॉक्ड, या फिर मेरा बॉडी ऐसे लॉक हो गया है, ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मसल स्टिफनेस या मसल टाइटनेस। फोर्थ सिम्टम ये है कि हाथों में टिंगलिंग आना। आपने अगर नोटिस किया होगा कि आप अगर नॉर्मल फोन पे 10 मिनट हो, 20 मिनट हो या आधे घंटे के बाद में आपके हाथों या उंगलियों में ऐसे झुंझुनाहट जैसे महसूस होने लगती है। द मेन सिम्टम ऑफ दैट इज ऑल्सो द नेक, बिकॉज हमारा नेक के मसल जितने काम करेंगे उतना हमारे लोड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पे एंड द डिस्क या बोन्स के पे भी आने लगता है। तो इसके वजह से जैसे प्रेशर बढ़ेगा उतना आपका टिंगलिंग जो है वो बढ़ता जाएगा। सिंपल सोल्यूशन इज कीप द फोन असाइड फॉर सम टाइम, थोड़े से हैंड एक्सरसाइजेस कर लो, पेन खत्म हो जाएगा। एंड फिफ्थ एंड द मेजर कंप्लेंट इज द हेडेक। हेडेक का, हाँ जी, हेड एक का भी सिम्टम जो है वो भी नेक मसल्स के साथ ही उसके कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हेड एक मुझे हो रहा है, until and unless you touch that pain, you touch that means like the muscle, जिसके वजह से मुझे वो हेडेक होता है। हम पहले उनकी मसल रिलीज करते हैं, अपने आप ही जो हेडेक के सिम्टम्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो हम अभी आपको थोड़े से टिप्स बताएंगे जिसके तरीके से हम आपके जो आने वाला नेक पेन या कमर का दर्द का जो प्रेशर है उसको थोड़ी तरीके से कम करिए। तो द फर्स्ट एंड मेन फॉरमोस्ट थिंग इज, जब भी आप आपका दिन प्लान करते हो, जस्ट प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। आपको जो भी सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा काम करना है या सबसे ज्यादा मुश्किल काम करना है उसको पहले हमें सबसे दिन के पहले शुरुआत करनी चाहिए, ताकि यू स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंड, विद अ फ्रेश बॉडी ऑल्सो, बिकॉज यू हैव दैट मसल एंड एनर्जी टू कोप अप विद दैट वर्क। जब भी आप स्टार्ट करते हो तो बहुत मुश्किल काम से स्टार्ट कीजिएगा एंड देन धीरे धीरे आपके जो वर्क है वो कैटेगराइज कीजिए कि आपको कौन से टाइम पे कितना काम करना है। एंड एट द डे व्हेन यू आर एंडिंग तो थोड़ा सा लाइट काम रखिएगा, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग हो गया तो उसके बहाने आपका वर्क भी हो जाएगा। Therefore, the main thing is just prioritize your work according to your daily needs. Second and foremost thing is आपका वर्क स्टेशन डिजाइन कीजिएगा। वर्क स्टेशन मतलब हम जहाँ पे काम करते हैं, तो भले ही आपकी पढ़ाई हो, आपका घर से काम करना हो, वो सब आपको सब ऑर्गेनाइज रखना है। तो उसके लिए पहले क्या करना है कि आपका जो स्क्रीन का लेवल है डेस्कटॉप का या फिर नॉर्मल अपने लैपटॉप का, उसको आपके आई लेवल के सीधे रखना है। आप जितना सीधा देखेंगे उतना आपका नेक न्यूट्रल पोजिशन में रहेगा। आप अगर बेंड जितना करेंगे उतना आपके नेक पे मसल्स का प्रेशर ज्यादा बढ़ते जाएगा। इसकी वजह से जस्ट कीप योर स्क्रीन लेवल एट योर आई लेवल। द सेकेंड थिंग इज कि जब भी आप बैठते हो, टेक अ कंफर्टेबल चेयर टू सिट। अगर आपके घर में ऐसी कोई चेयर नहीं है जिसके आपका बैक सपोर्ट नहीं हो, तो एक सिंपल पिलो के जरिए भी आप अपने कमर के मतलब आपके पीठ के एंड चेयर के बीच में वो पिलो रख दीजिएगा। अपने आप ही आपका पोस्चर के जो कर्वेचर्स है वो सारे मेंटेन रहेंगे एंड कितना भी देर आप काम कर लो, इट वोंट बी एन इशू फॉर यू। थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपका जो हिप लेवल है वो आपकी नी के लेवल के साथ होना चाहिए। इफ इट इज नॉट हैपनिंग, टेक अ छोटा सा फुट स्टूल जो हमारे घर में यूजुअली अवेलेबल होता ही है, वो फुट स्टूल को लेके आप बैठिएगा और ये जरूर ध्यान रखिए कि आपका हिप का और नी का लेवल मेंटेन हो या फिर हिप ऊपर हो और नी नीचे हो, ताकि जब आप उठो तो आपका प्रेशर जो है वो नी पे आएगा। अगर आप काउच पे बैठ के काम कर रहे हो और वो काउच नीचे चला जाता हो तो आपकी बॉडी भी उसके पोस्चर के नीचे चली जाती है। इफ योर हिप लेवल्स आर डाउन, यू हैव टू get the extra pressure from your lower back also. Why strain your back when you can strain your knees also? जो knees है वो हम वॉकिंग से वगैरह ये सारा चीजें करने से हम उनको स्ट्रांग बना सकते हैं। Don't strain your back unnecessarily. And the third thing is take rest breaks. हम अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि आपकी एक्टिविटी में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप बैठे हो तो आपको हर 20 से 30 मिनट बाद आपको अपने पोजीशन को चेंज करना है, आपको उठ के जाना है, थोड़ा सा राउंड मार के वापस से आना है।
या फिर अगर आप खड़े हो तो थोड़ी देर बैठ जाइए. आफ्टर एवरी 20 to 30 मिनट्स टेक लिटिल ब्रेक एंड बी श्योर कि जब भी आप ब्रेक लेते हो थोड़ा सा पानी भी पिया कीजिए, बिकॉज योर मसल्स नीड ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन उनको पानी से ही आता है. एंड मेनली हमारा 70% ऑफ द मसल मास है वो आपके पानी से बना हुआ रहता है. सो इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, यू आर गोइंग टू स्ट्रेन योर मसल्स इन अ वेरी बैड मैनर. एंड द लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, अपने एक बीच में एड आई थी वॉक एंड टॉक. वॉक एंड टॉक का हमें अगर एड याद है तो हम अप्लाई क्यों नहीं करते? Whenever you are having a phone call, आप फोन कॉल यूजुअली ऐसे ही लेते हैं, बट जैसे जैसे अगर वो और ज्यादा बढ़ने लगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको अपने ईयर के लेवल पे बीच में रख के आप अपना काम करने लगते हैं. तो भले ही वो किचन वर्क हो, भले ही आपका नॉर्मल डेस्कटॉप हो, आप नॉर्मली ऐसे ही इस तरीके से काम करते हैं. इसके वजह से तो शोल्डर पे या नेक पे स्ट्रेन आता ही है, बट अपर बैक पे या धीरे धीरे नीचे लोअर बैक में भी स्ट्रेन आने लगता है. तो इसके वजह से एक सिंपल सा सोल्यूशन है. आपके घर में ईयरफोन्स हेडफोन्स तो होते ही है. जस्ट जब भी किसी का कॉल आए तो आप नॉर्मली उनको प्लग इन कर दीजिएगा एंड अपना बात करते रहिएगा. एंड डू मेक श्योर कि जब भी आपको नहीं कम करना है तो प्लीज उसके बीच में थोड़ा सा वॉक ले लीजिएगा. हैव वॉक इन टॉक सेशंस इन बिटवीन. अभी हम ये सारे टिप्स, आई होप ये आपको यूजफुल तो होंगे. हम आपको थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं जिसके वजह से यू कैन रिड्यूस द प्रेशर विच इज कमिंग ऑन टू योर नेक एंड बैक. तो उसके लिए हम थोड़े से एक्सरसाइजेस ये ऐसे भी दिखाएंगे जो आप यूजुअली चेयर पे बैठे या किचन पे प्लेटफॉर्म पे काम करते करते भी आप कर सकते हो. तो टू शो दीज एक्सरसाइजेस आपको एक छोटा सा चेयर लेना है एंड उसके ऊपर बैठ जाना है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज चिन टक. जब भी हम काम करते हैं तो हमारा चिन ऑटोमेटिकली आगे की तरफ झुकने लगता है. वो प्रिवेंट करने के लिए, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए हमें सिर्फ चिन को पीछे की तरफ पुश करना है, विच इज अ सिंपल एक्सरसाइज कॉल्ड एज अ चिन टक. तो इसमें हमें सिर्फ सीधे बैठ के, आप मेक श्योर योर बैक इज सपोर्टेड, तो आप कुछ किसी सपोर्ट ले लीजिएगा एंड सिर्फ चिन को हमें पीछे की तरफ ढकेलना है. ये जब आप करते हो तो प्रेशर जो है वो बीच के मसल्स में आने लगता है. एंड ये सिर्फ आपको 5 सेकेंड्स के लिए मेंटेन करके रखना है एंड यू हैव टू रिलीज इट. आप ये 5 से 10 बारी कर सकते हैं. द सेकेंड एक्सरसाइज इज रिट्रैक्ट योर शोल्डर्स. जो हम शोल्डर आगे की तरफ झुकने लगते हैं, वी बिकम अ स्लाउच पोटैटो, स्लाउच पोस्चर हो जाता है हमारा. तो वो रिड्यूस करने के लिए जस्ट श्रग योर शोल्डर्स बैकवर्ड्स. तो उसके लिए आपकी न्यूट्रल पोजीशन से आप पीछे के शोल्डर्स को सिर्फ प्रेस कीजिएगा, 5 सेकेंड्स होल्ड कीजिए एंड देन टेक इट फॉरवर्ड अगेन. वापस से यू हैव टू रिपीट दिस सेम फॉर अबाउट 5 to 10 टाइम्स. थर्ड हमारी एक्सरसाइज है, हमें जो अपर बैक मसल्स है उनको भी रिलीज करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो दोनों हाथ है वो हम दोनों हेड के पीछे ऐसे क्रॉस वे में रखेंगे एंड देन यू हैव टू बेंड अ लिटिल फॉरवर्ड. नीचे झुक के आपको सिर्फ यहाँ से ऊपर आना है. सो जितना हो सके आपको अपर बैक को स्ट्रेच कीजिए पीछे की तरफ एंड जस्ट स्ट्रेच योर एल्बोज. आपके एल्बोज को भी आपको पीछे लेना है ताकि जो भी आपका पोस्चर बना हुआ है वो स्लाउचिंग के वजह से वो पूरा ओपन हो जाएगा. सेम आपको ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना है. याद रखिए कि कोई भी एक्सरसाइज में आपको आपकी सांस पकड़ के नहीं रखनी है. जस्ट कोऑर्डिनेट योर ब्रीदिंग अलोंग विद इट. उसके साथ में सांस लेते रहिएगा. द फोर्थ थिंग इज स्क्वीज योर बटक मसल्स, ग्लूटियल मसल्स. तो इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई भी सरफेस पे बैठे हो, जस्ट आपका सीट का पोर्शन जो है वो आपको स्क्वीज करके रखना है. 5 सेकेंड्स होल्ड करके रखिए एंड छोड़ दीजिए. दिस सेम यू हैव टू रिपीट इट फॉर अबाउट 5 to 10 टाइम्स. एंड याद रखिएगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर ऑल्सो एक्टिवेटिंग योर कोर मसल्स, दैट इज योर एब्डोमेन मसल्स एज वेल. तो जब भी आप ये कर रहे हो, हर आधे या 1 घंटे बाद में जब भी आपको रिमाइंडर लगे, just do 5-10 repetitions, a quick 5-10 repetition of these exercises. The fourth one is spinal twist. जब भी आप बैठते हैं आपका कमर जो है वो सपोर्ट में रहता है. तो इसके लिए वो पोजीशन से थोड़ा सा डिफरेंस लेने के लिए सिर्फ स्पाइन को अपने ट्विस्ट करना है. या आप बैठे बैठे भी कर सकते हो. यू डोंट हैव टू एक्चुअली डू इट इन अ वेरी एग्जैचुरेटेड वे. थोड़ा सा शिफ्टिंग, कम बैक टू न्यूट्रल, वापस से शिफ्टिंग, कम बैक टू न्यूट्रल. शिफ्ट कीजिए, 5 सेकेंड उस पोजीशन में होल्ड कीजिएगा, वापस से न्यूट्रल पोजीशन पे आइएगा, सेकेंड वापस ट्विस्ट कीजिए एंड कम बैक टू नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन.
अभी हम देखेंगे काफ रेजेस, हील रेजेस। इसमें क्या होता है कि जब भी आप बैठे हो तो आपकी कोई भी एक्टिविटी में आपकी काफ मसल ज्यादा यूज नहीं होता, वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं। आपको आपके काफ को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा काफ जो है ये हमारा सेकंड हार्ट होता है। सेकंड हार्ट क्यों है? क्योंकि जब हम खड़े रहते हैं इन अ ग्रेविटी पोजीशन, हमारा ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जाता है। हमारे क्लाफ मसल्स ही वो फ्लो जो है वो वापस एंटी ग्रेविटी पोजीशन में पुश करने के लिए मदद करता है। तो द मोर हेल्दी यू कीप योर काफ, द मोर हेल्दी योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी। तो सिर्फ बैठे बैठे आपको हील को ऊपर उठाना है एंड नीचे करना है। सो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब भी आप काफ को स्ट्रेन करेंगे तो एक 5 सेकेंड्स होल्ड कीजिएगा। आपको थोड़ा सा पंपिंग भी कभी कभार फील होगा इफ यू आर सिटिंग फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सिर्फ काफ को ऊपर करके नीचे रखना है आपको। यू नीड टू डू इट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 times, 10 times at one go. And the last one is foam rolling technique. Foam rolling technique के लिए, this is usually the foam roller that we use for clinical purposes. ये आपको इजीली Amazon पे अवेलेबल होता है। अगर आपके घर पे ये नहीं है तो आप Amazon से खरीद लीजिएगा, या फिर नॉर्मल टॉवल के रोल के साथ भी ये कर सकते हो। योगा मैट को भी रोल करके आप कर सकते हो, जस्ट हैव टू टाई द बोथ एंड्स फॉर इट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जब भी बैठते हैं तो हम स्लाउच पोजीशन में चले जाते हैं, दैट इज इस तरीके के पोजीशन में। फोम रोलर की मदद से हम आपको एक्सटेंड करवाएंगे। यू विल हैव द स्पेस फॉर ब्रीदिंग फॉर योर पेक्टोरल मसल, दैट इज योर चेस्ट मसल्स। तो जब भी आप ये करो, ये 3 पोजीशन के 3 लेवल्स पे करना है आपको। अ लिटिल ओवर द मिडिल बैक, अ लिटिल अपर एंड जस्ट बिलो योर स्कैपुला लेवल्स। तो ये जब भी हम करेंगे, आपको दोनों भी नीज फोल्ड करके रखनी है। दोनों भी एल्बोज आपके जो है वो टच होने चाहिए। अगर आपका हेड नीचे नहीं टच हो रहा है तो आप हेड के नीचे एक छोटा सा पिलो लेके भी वो सपोर्टेड रख सकते हैं। यू जस्ट हैव टू गो डाउन, breathe in, completely maintain the position for about 30 seconds. सांस लेते रहिएगा, जितना आपको एल्बो टच हो सके उतना टच कीजिए, क्योंकि उतना ही आपको स्पेस मिलेगा फॉर योर चेस्ट मसल्स टू रिलीज आउट। होल्ड करने के बाद में कम बैक टू द नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन अगेन। ये हम सेम 2 लेवल्स पे करेंगे। सेम थिंग 30 सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड करके रखना है। सांसों को नॉर्मली चालू रखिएगा एंड मेंटेन करके रखिए। कोई लोगों में ऐसे भी होगा कि एल्बोस टच ना हो पाए, तो दैट इज नॉट नीड टू वरी। जितना आपको स्ट्रेच फील होता है सिर्फ उतना ही लीजिएगा। डोंट एक्सैजरेट द स्ट्रेच, यू जस्ट हैव टू फील द स्ट्रेच कमिंग। आपके हेड के नीचे तकिया लेना मत भूलिएगा। इफ तकिया नहीं तो दोनों भी हाथ के जो क्लैस्प है वो पीछे रख के ही करना है। अभी ये हो गया इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट इन अ वर्टिकल पोजीशन। व्हेन यू टेक इट इन अ वर्टिकल पोजीशन, मेक श्योर आपके नेक से लेके आपके लोअर बैक तक पूरा वो सीधा आपके स्पाइन के ऊपर आ रहा है। आपको सेम पोजीशन मेंटेन करके रखनी है 30 सेकेंड्स के लिए। एंड हेड सपोर्ट लेना हर एक्सरसाइज में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइदर आपके हाथों से या पिलो की मदद से आपके नेक सपोर्ट ले लीजिए। तो अभी ये थोड़े से टिप्स एंड थोड़े से एक्सरसाइज हमने बहुत बेसिक लेवल के आपके कवर किए हैं, बट आई एम श्योर कि ये आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ना ही ये आपके कमर के दर्द या हमारे जो गर्दन के दर्द है उसके लिए है, बट इट इज फॉर योर होल बॉडी. सो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग बिकॉज द बॉडी इज द ओनली प्लेस दैट यू लिव इन. Thank you so much, Dr. Siddhi. It was really an informative one.
एंड हम घर बैठे भी क्या क्या कर सकते हैं आपको पता चल गया है. So this was a little about physiotherapy. What is physiotherapy? Who is a physiotherapist? हमने पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में सुना. हमने पल्मोनरी फाइब्रोसिस ये टॉपिक इसलिए चूज किया था क्योंकि एक तो वो कोविड के बाद कॉमन हो गया है, प्लस ये महीना जो है ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस अवेयरनेस मंथ कहलाया जाता है. और वर्क फ्रॉम होम तो हमारा कॉमन है. वर्क फ्रॉम होम होने के पहले भी बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स या फिर जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको कुछ तकलीफें थी, तो हमने सोचा क्यों ना ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए जाए. सो फ्रेंड्स, ये था हमारे तरफ से वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट करने का तरीका. और हमें ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें यूजफुल रहेंगी, कुछ काम में आएंगी. अभी ये हमने सेशन तो लिया ही है और प्लस कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम इस वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के उपलक्ष्य पे जूम सेशंस लेने वाले हैं जो डेडिकेटेड रहेंगे. मैं उनके डेट्स आपको बताती हूँ. ये हर संडे को होने वाले हैं. ब्रीदिंग राइट ये टॉपिक जो है हम लोग लेने वाले हैं 12 सितंबर को. लंग केयर इन कोविड ये लेने वाले हम 19 सितंबर को. पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन इन कोविड ये है 26 सितंबर को. एंड नेक एंड बैक केयर जिसमें मैं बहुत कुछ फोम रोलर के बारे में बताने वाली हूँ. फोम रोलर ये जादू की छड़ी है. अगर ये आपके पास है तो ये आप अपने मसल रिलीज कर सकते हैं. और अगर ये फोम रोलर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास से मिले सो फिर क्या कहना. देन यू हैव गॉट समथिंग मैजिकल इन योर हैंड. सो ये टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं. इन टॉपिक पे मैं एक डेडिकेटेड सेशन लेने वाली हूँ हर एक टॉपिक पे. सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे थ्रू आउट द मंथ. एंड फ्रेंड्स, thank you so much for coming live with us. Thank you so much for listening to us. Because physiotherapy ये एक हर घर में है, लेकिन एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आपको जाना चाहिए. ये बताना हमारा मकसद था. फिजियोथेरेपी क्या है ये बताना हमारा मकसद था. और कैसे फिजियोथेरेपी आपको हेल्प कर सकता है ये बताना हमारा मकसद था. थैंक यू सो मच for listening to us, and I wish all my fellow physios a very happy physiotherapy day. And on occasion of this World Physiotherapy Day, I want to salute all the COVID warriors who have worked day in and day out for COVID. I salute all of them. बहुत सारे ऐसे मेरे friends हैं जो 2-2 महीना घर पे नहीं आए हैं बिकॉज वो कोविड पोस्टिंग में थे. हमने खुद ने क्लिनिक में 189 कोविड पेशेंट्स ट्रीट किए हैं टिल डेट. ये स्पेसिफिक फिगर मेरे पास इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको ट्रैक रखते हैं. वी हैव डॉक्यूमेंटेड देम. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी हीलिंग.